Hello students, let us start lecture number 4। पिछले दिनों हम लेक्चर 3 पर बात को समाप्त किए थे। पुनः लेक्चर 3 की कुछ बातों को पुनः दोहरा रहे हैं कि कमोडिटीज के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दिया। पुनः फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि आपको आज के वीडियो को भी समझने में कोई दिक्कत न रहे। अर्थात कमोडिटीज, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कमोडिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमोडिटीज को दो भागों में बांट दिए हैं। एक है रियल कमोडिटीज और दूसरा है नॉमिनल कमोडिटीज। रियल कमोडिटीज किसे कहते हैं तो हम समझाए थे कि अर्थात वैसी वस्तुएं जो प्राय लंबे समय तक हमारे व्यापार में प्रयोग किया जाता है उसको रियल कमोडिटीज कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑल आर रियल कमोडिटीज। दूसरा बताए नॉमिनल कमोडिटीज, अर्थात वैसी वस्तुएं जिसका प्रयोग व्यापार में बहुत ही क्षणिक मीन्स कम समय के लिए किया जाता है, और समय के आधार पर इसको बांटे थे कि रियल कमोडिटीज इज कॉल्ड मोर देन 1 ईयर और नॉमिनल कमोडिटीज इज कॉल्ड लेस देन 1 ईयर। अर्थात वस्तु 1 वर्ष से अधिक का प्रयोग किया जाता है तो दैट मीन्स वह रियल कमोडिटीज है, और अगर 1 साल से कम का प्रयोग किया जाता है तो वह नॉमिनल कमोडिटीज है। नॉमिनल कमोडिटीज में पुनः हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग तो वही है जिसको आपको हम समझा रहे थे कि नॉमिनल कमोडिटीज किसे कहते हैं, अर्थात वैसी सारी वस्तुएं जिसका प्रयोग व्यापार में बहुत ही क्षणिक होता है। 1 साल के अंतर्गत, क्षणिक का मतलब लेस देन 1 ईयर होता है, उसे नॉमिनल कमोडिटीज कहते हैं। और दूसरा है गुड्स। गुड्स को भी मैंने कल समझाया था कि गुड्स किसे कहते हैं। तो प्राय देखा जाता है कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं, हर आदमी अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग करता है। कोई फर्नीचर बेच रहा होता है, कोई बाइक बेच रहा होता है, कोई 4 व्हीलर बेच रहा होता है। अर्थात यह सब ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। मीन्स हम किस प्रकार के व्यापार को करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। डील्स जिस चीज में किया जाता है उसे व्यापार करते हैं। हो सकता है हम फर्नीचर का व्यापार करते हैं, तो फर्नीचर कल आपको समझाए थे कि हमारे एक 2 बाइक खरीद कर लाते हैं शोरूम से, 2 व्हीलर फॉर इंडिविजुअल पर्पस। मैं उसका व्यक्तिगत प्रयोग करता हूं, लेकिन जो बेचने वाला होता है वह उसका गुड्स के रूप में प्रयोग करता है। और हमने बताया था कि गुड्स में 5 भेद हमने किया था। पहला भेद था परचेज, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेज रिटर्न और चौथा सेल्स रिटर्न। और एक थर्ड सेंस हमने समझाया था कि यह अपवाद स्वरूप होता है। मीन्स यह कभी कभी जब परचेज में किसी कारणवश कमी लाता है तो उसे परचेज थर्ड सेंस ऑफ गुड्स कहा जाता है, जिसे प्राय परचेज में कमी आती है। दैट मीन्स इन एग्जाम्पल दिए थे कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, 5000 का माल जलकर नष्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास कुल परचेज जितना था उसमें 5000 की कमी आ गई। अर्थात परचेज को कम करने के लिए ही वहां पर परचेज को जमा किया गया था, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट का बोध कराता है। जब जब परचेज डेबिट होता है तो इसका मतलब है कि परचेज में इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अर्थात डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस का खेल है। मीन्स परचेज में जब भी कोई डेबिट होता है इसका मतलब है कि परचेज विल बी इंक्रीज, और इसको जब डिक्रीज करने की जरूरत होती है तो परचेज को क्रेडिट लिखा जाता है। और क्रेडिट में लिखने का मतलब होता है कि परचेज इज डिक्रीज, विल बी डिक्रीज। इस प्रकार से हम गुड्स को इस 5 प्रकार से डालते हैं। परचेज रिलेटेड टू परचेज रिटर्न, सेल्स रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न। मीन्स कभी कभी खरीदा हुआ माल हम लोगों को वापस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर या सम डिफेक्टिव्स ऑफ द गुड्स। हम इसे अपने पास नहीं रखते हैं बल्कि सप्लायर को वापस कर देते हैं, उसे ही परचेज रिटर्न करते हैं। तो जब हम रिटर्न कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अगर किसी को वस्तु बेचते हैं तो वह भी आउट ऑफ ऑर्डर एंड डिफेक्टिव्स ऑफ गुड्स के चलते वो भी वापस कर देता है, तो इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। अर्थात परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों मूल परचेज और मूल सेल्स को घटा देता है।
इसीलिए जब भी आगे चलकर हम इसका व्यवहार करेंगे तब इसका नाम हो जाता है परचेज लेस रिटर्न। और उसको जब बोलते हैं तो सेल्स लेस रिटर्न मीन्स घटाने के बाद आए हुए अमाउंट को नेट परचेज कहा जाता है और उसको नेट सेल्स कहा जाता है। इस प्रकार इतना हमने आपको पहले पीछे वीडियो में समझाए थे। दूसरा रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट भी लिख दिए थे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट, अर्थात जो खर्च अथवा हानि है उसको नाम किए जाते हैं और जो गेन्स एंड प्रॉफिट है उसको जमा किए जाते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, इसलिए यहां पर क्या बता रहे थे, एक बात कहे थे कि जहां हमारे लिए कोई चीज कोई वस्तु अगर कमसिन हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से सामने वालों के लिए वो गोज आउट हो रहा है। मीन्स जहां हम एक रिसीवर होते हैं तो सामने वाला गिवर की भूमिका में होता है। अगर हमारे लिए कोई एक्सपेंसेस का होता है बोध तो दूसरे के लिए जो सामने बैठा हुआ है उसके लिए गेन्स का बोध होता है। दैट मीन्स यह हमेशा चक्र चलता रहता है। एक अलग बात है कि हम जिसके बही को लिखते हैं उसी साइड से, उसी पक्ष से उसी बात को देखते हैं, दूसरे के साइड से पक्ष से हमको देखने की जरूरत नहीं होती। यद्यपि एक अकाउंटेंट हम चाहें तो इसके भी बही को लिख सकते हैं और उसके कंसेप्ट को भी हम अपने बही के लिखने के साथ समझा सकते हैं। तो आज हम वही समझा रहे हैं कि अगर हमारे लिए कोई वस्तु कमसिन है तो उसके लिए वही गोज आउट है, अगर हम रिसीवर हैं तो वो गिवर है, अगर हमारे लिए कोई खर्च है तो सामने वाले के लिए वो गेन्स हो जाता है। इस प्रकार ट्रांजैक्शंस इसी गति में हमेशा चलते रहता है। तो रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट, इस नियम को बढ़िया से याद रखना है क्योंकि नियम याद रखने के दृष्टिकोण से बहुत ही सरल है लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रयोग, हम जो आज इतना लंबा कहानी कह रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल प्रयोग करने में किसी भी चीज की पहचान छिप नहीं सके, मीन्स अपने से उसकी पहचान आप कर सके, इसीलिए हम इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से न किताब में इसकी जानकारी होती है न तो अन्य आप दूसरा 100 वीडियो अकाउंटिंग का देख लीजिए, अगर इस प्रकार को इसे संबोधित किया जाता होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम शाबाशी देंगे। तो हम अब इस बातों को मिटा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो नॉमिनल के रूप में अभी 2 स्वरूप को पढ़े। एक वैसी वस्तुएं जो क्षणिक होती है और दूसरा खरीदते ही है बेच देने के लिए, मीन्स परचेज फॉर सेल्स। यह गुड्स पूरे व्यापार का लाभ प्राय इसी गुड्स के खरीदने और बेचने पर निर्भर करता है। और यह सब छोटी छोटी वस्तुएं या बड़ी बड़ी वस्तुएं, मोर देन 1 ईयर हो या लेस देन 1 ईयर हो, उस व्यापार के लाभ को कमाने में सहयोग करता है। दैट मीन्स हम खरीद बिक्री से प्रत्यक्ष लाभ कमाते हैं और उस लाभ को कमाने में यह बड़ी वस्तुएं और छोटी वस्तुएं सहयोग करता है। अर्थात हमने सारी बातें कहा। बिल्डिंग, अगर हम आपसे सवाल करें, किताब जब पढ़िएगा तो रियल अकाउंट मीन्स प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ईटीसी, खत्म, समाप्त, न उसमें कोई पहचान की बात है। तो यहां पर अगर हम आपसे पूछेंगे बिल्डिंग तो आप तुरंत कहिएगा बिल्डिंग इज ए कमोडिटीज। कैसा? तो मोर देन 1 ईयर्स कमोडिटीज, क्योंकि बिल्डिंग में भी बिक्री का गुण होता है। और हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज जिसका अपना एक मूल्य होता है, जिस मूल्य पर चाहे तो उसे खरीदा और बेचा जा सकता है। आप जिस घर में रहते हैं क्या वह घर कमोडिटीज नहीं है? अकाउंटेंसी के भाषा में बात करना है, क्योंकि अब आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, अब आप व्यापारी बन के सोचिए। आपका वह बिल्डिंग जिस घर में आप रहे दैट इज ऑल्सो ए कमोडिटी। ये अलग बात है, हम उसे बेचना नहीं चाहते लेकिन उसमें बिक्री का गुण है।
अगर बेचना चाहिएगा तो बाहर में सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाएगी कि हम 5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हैं, मीन्स बोली लगना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझते हैं कि आपके आसपास न जाने कितनी वस्तुएं बिखरा पड़ा है। अब वस्तुएं इतना कह देने मात्र से भी पहचान नहीं होती है। वस्तुएं कब बिक्री के योग्य होता है? जैसे अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या नदी में पड़ा हुआ बालू वस्तु है? आपका उत्तर होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि कोई भी 1 बोरा 2 बोरा बालू उठाकर ले जाए बिना किसी रोक टोक के। पूछें क्या मिट्टी वस्तु है? कहिएगा नो सर। कोई भी मिट्टी कहीं से भी 2 कुदाल निकाल के घर ले जा सकता है निपने पोतने के लिए। कहेंगे हवा क्या वस्तु है? तो आप कहिए सर हवा कैसे वस्तु है? यह तो सर्वत्र उपलब्ध है। लेकिन अकाउंटेंसी में हवा भी वस्तु हो सकता है, बालू भी वस्तु हो सकता है और मिट्टी भी वस्तु हो सकता है। क्यों? इसको समझने के लिए आइए। किसी भी प्रकार की कमोडिटीज को प्राय 3 स्टेज में तैयार किया जाता है। एक, खाद्यान्न में कोयला पाया जाता है, जमीन के नीचे तेल पाए जाते हैं। तो क्या सीधे उस खाद्यान्न से और खान से तेल को निकालकर हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मीन्स जिसको प्रकृति ने दिया है, प्रकृति ने जिसको दिया कोयला, तेल, बहुत खनिज होते हैं, इसको खनिज कहते हैं, अवरख, ये सब क्या है? पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अर्थात जिस रूप में पाया जाता है उस रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करते। दैट मीन्स उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। सेक्टर बता रहे हैं जितनी भी प्राकृतिक, इसको क्या कह दिए? प्राकृतिक, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा, वही कोयला बिजली बनाने के लिए ताप घर में लाया जाता है, थर्मल पावर में लाया जाता है। वही तेल निकालकर बरौनी रिफाइनरी में लाया जाता है। वही मिट्टी कुम्हार के द्वारा निकालकर अपने यहां लाया जाता है। वो करता क्या है? अर्थात उसे लोगों के लायक बनाता है। अर्थात कोयला से बिजली बनती है, इसीलिए बिजली बनाने के लिए कोयले को खाद्यान्न से निकालकर बाय ट्रांसपोर्टिंग पहुंचाया जाता है। बिजली बन गई। वो बिजली बेचता नहीं है, बिजली बनाता है। बिजली बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होते हैं। अर्थात बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली घर से खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचती है। अर्थात जिन्होंने बिजली को बनाया वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और असली सेक्टर आपका ये है। अर्थात जब कोई वस्तु खरीदने और बेचने के लायक हो जाती है, जिसका कि हम उपभोग कर सकते हैं, जैसे बिजली का उपभोग हम एसी और पंखा चलाने के लिए करते हैं, तो हर चीज का उपभोग अगर हम करने लग जाएं तो वह मार्केट पैलेस में होता है, जहां पर इस प्रकार के प्रसंस्कृत वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। अर्थात हमारा संबंध टर्टियरी सेक्टर से होता है, क्योंकि यही टर्टियरी सेक्टर मनी मुद्रा का अखाड़ा होता है, जहां पर रुपया दीजिए तमाशा देखिए। मीन्स वस्तु खरीदना हो, रुपया बेचकर खरीद लीजिए। तो टर्टियरी सेक्टर में ही प्राय कमोडिटीज की उत्पत्ति होती है, जो हम पढ़ा रहे हैं। हम उस प्रकार के कमोडिटीज को पढ़ा रहे हैं जहां टर्टियरी सेक्टर के अंतर्गत प्राय कोई भी चीज जो बना है उसे उपभोक्ताओं को पहुंचाते हैं, बेचते हैं। 4 व्हीलर कार ऐसे नहीं बन गया। पहले ये लोहे का चिथड़ा हुआ करता था, बनाने वाली कंपनी ने इसको कार के रूप में बनाया और तब वह कार वहां से निकलकर शोरूम में आता है। शोरूम टर्टियरी सेक्टर जहां बनता है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मीन्स हम किस सेक्टर में पाई जाने वाली वस्तुओं की बात कर रहे हैं?
टर्टियरी सेक्टर। किताब में कहीं इस कोई बात का उल्लेख नहीं होता है, इसीलिए विद्यार्थी अंधेरे में भटकता रहता है। अंतिम समय तक हम चार्टर अकाउंटेंट बन जाते हैं, फिर भी कमोडिटीज की सही पहचान नहीं होती। तो टर्टियरी सेक्टर के अंतर्गत जो कमोडिटीज है, इसी को प्राय हम लोग खरीदते हैं, चाहे वह व्यापारिक प्रयोग के लिए, चाहे वह निजी प्रयोग के लिए, चाहे वह प्रयोग 10 वर्षों तक एक ही चीज करता रहेगा, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, इंडिविजुअल। जब कोई इंडिविजुअल खरीदते हैं तो चूंकि हम तो व्यापारी हैं नहीं, इसलिए हम इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखते हैं। लेकिन जो बेचता है वह अपनी बहनों को लिखता है, क्योंकि वह व्यापारिक वर्ग है। और कोई भी व्यापारी, सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन डे टू डे, एक दिन में वह सैकड़ों ट्रांजेक्शन करता है। अर्थात इस सैकड़ों ट्रांजेक्शन्स को याद रखना मुश्किल है, इसीलिए उसे बहियों में लिख कर रखता है। तो बात समझ गए। अब आइए, जो 3 एग्जाम्पल पूछे, क्या बालू नदी में पड़ा हुआ, यह नेचुरल, दैट मीन्स दैट इज ए प्राइमरी सेक्टर। इसका उपभोग, अब वो बालू वस्तु बन जाता है। हर वस्तु जो हम देख रहे हैं, अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, क्रिएटेड बाय मैन, वह किसी न किसी मनुष्य, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता इत्यादि के द्वारा बनाया गया है, ताकि उपभोक्ता उसका खुलकर प्रयोग कर सके। उसको उसी रूप में प्रयोग करना मुश्किल है। तो टर्टियरी सेक्टर अंतर्गत कार बन के आ गया, 2 व्हीलर बन के आ गया, तैयार हो गया। इस लोहे लक्कड़ के जक्कड़ को आप कार के रूप में परिवर्तित, मीन्स ये प्रयोग के लायक हो गया। अन्यथा यह पहले क्या था, लोहे लाकड़ का एक चिथड़ा था, जिसको एक स्वरूप दिया, एक आकार प्रदान किया, ताकि इसका प्रयोग हम अपने जीवन में कर सके। कहता आवश्यकता आविष्कार की जननी, स्वाभाविक रूप से है। जब हम कोई आवश्यकता महसूस करते हैं, वैज्ञानिक उसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पड़ जाता है। लोग कभी सपने में सोचा करते थे, कितना अच्छा होता पक्षी को देखकर कि मनुष्य भी आकाश में उड़ता। सपने को साकार करने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी परिश्रम के द्वारा हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। अब जाइए, आप पक्षी से भी ऊपर जाकर उड़ सकते हैं, उड़िए। तो टर्टियरी सेक्टर के अंतर्गत के कमोडिटीज, दैट इज द मार्केट प्लेस, यहीं पर वस्तुओं का खरीद बिक्री किया जाता है, यहीं पर वस्तुओं के लिए क्रय मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंस अभी नहीं है। हम अभी छोटे व्यापार, बड़े व्यापार, अर्थात रिफाइनरी जो तेल को परिशोधित कर रहा है, बना रहा है, वह भी एक प्रकार का व्यापार है। सब व्यापार को हम समेटेंगे, लेकिन अभी जो बना रहे हैं सिर्फ छोटे छोटे व्यापारिक गण के लिए, बड़े व्यापारियों में नहीं पहुंचे हैं। अर्थात यहां पर मिडिल एंड स्मॉल, लार्ज। जब हम लार्ज ट्रेडिंग में जाएंगे तब हम बताएंगे कि सेकेंड टेरिटरी क्या होता है, वह कैसे काम करती है। काम चाहे जैसे करे, बहियों को लिखता है हर एक समान। मीन्स जिस प्रकार विद्यार्थी लिख रहा है, जिस प्रकार छोटा व्यापारी लिख रहा है, उसी प्रकार से बड़ा व्यापारी लिख रहा है। उसके लिए कोई नया नियम की उत्पत्ति थोड़ा किया गया, वही नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बस नियमों का प्रयोग सीखने के लिए जरूरी है कि हर एक ट्रांजेक्शन के ओवरऑल दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझा जाए। तो अब इसको पुनः मिटा रहे हैं टेरिटरी सेक्टर। हाँ सॉरी, बताने के लिए भूल गए, बालू। अगर वही बालू ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा बाजार लाया जाता है तो उसमें बिक्री का गुण आ जाता है। में से एक ट्रैक्टर बालू 5000 में बिकता है। माटी, उसी माटी को कुम्हार लाता है अपने यहां, गूंथ कर उसको एक बर्तन आकार का शक्ल देता है, अर्थात बिक्री का गुण पैदा करता है। मीन्स माटी भी, जब टर्टियरी सेक्टर के अंतर्गत क्या है, बालू बाय ट्रांसपोर्टिंग, मीन्स सैंड को, बालू को ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसमें कमोडिटीज बनाई जाती है ताकि वो बिकने के योग्य हो, लोगों के उपयोग के लायक हो। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी लाता है, गूंथता है, बर्तन बनाता है, बर्तन बनाकर बेचता है, उसमें बिक्री का गुण उत्पन्न हो गया।
हवा, हवा तो सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन आज कोरोना काल में अगर जाइए तो हॉस्पिटलाइज होइए तो पता चलेगा कि नहीं, इस हवा के लिए भी जो भगवान ने सर्वत्र उपलब्ध कराया है, उसके लिए भी 50,000 और 25,000 ऑक्सीजन के रूप में खर्च करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन के रूप में यह हवा जो प्राप्त आपको हो रहा है, वो क्या है? कमोडिटीज के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों बिल्कुल समझ गए होंगे कि कमोडिटीज हम कहते किसे हैं, अर्थात वे सारी वस्तुएं जिसमें बिक्री का गुण होता है, भले उसे बेचते हैं या न बेचते हो, वो सब कमोडिटीज कहलाता है। जैसे बिल्डिंग इज ऑल्सो ए कमोडिटी, अलग बात है रहने का है, बेचने का नहीं, लेकिन विपत्ति आने पर इसे भी बेच सकते हैं। बिक्री का गुण है, बेचा जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रात दिन खरीदे और बेचे जाते हैं। तो कमोडिटीज के बारे में पूरा विद्यार्थी समझ गए होंगे, शायद अब इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब आगे चलकर आइए, अभी दो पहलू, नॉमिनल अकाउंट के दो पहलू सिखाए हैं। एक वैसी वस्तुएं जिसका क्षणिक उपयोग, एक वैसी वस्तुएं जिसे लाया गया है बेचने के लिए। अब तीसरा बता रहे हैं ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज। आखिर पहला वीडियो में हमने समझाया था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का थर्ड पॉइंट, ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज, और उसी में हमने समझाया था प्रॉफिट लॉस। अब पुनः उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज, सेवाओं में लेन देन, पहले बता चुके हैं कि एक बड़े आकार के व्यापार को करने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के व्यापार को करने के लिए हजारों हजार लोगों की आवश्यकता होती है। अर्थात ये हजारों हजार लोग कहां से लाते हैं? तो प्रायः उनकी सेवाओं को खरीद कर लाते हैं। हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हमको अच्छा पैकेज पर सेवा दें। मीन्स पढ़ने के बाद हर आदमी अपनी सेवा को बेचने के लिए ललायित होता है। जिसकी जैसी योग्यता, उसको वैसा काम मिलता है, वैसा रोजगार मिलता है, उससे उसका परवरिश होता है। मीन्स हर आदमी को रुपये की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि सब रुपया व्यापार करके ही कमाएगा। अर्थात सेवाओं के आदान प्रदान में भी प्राय रुपये का आना और जाना होता है। अगर नहीं होता तो आज सैकड़ों पढ़ लिख कर ये सब प्रोफेशनल नहीं बनते। कोई चार्टर अकाउंटेंसी करके, कोई एमबीए करके, कोई सीएफए करके, कोई सीएमए करके, इस पढ़ने की क्या जरूरत है? एक बात और यहां पर कहना चाहते हैं, कॉमर्स का फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें नौकरी सरकार कम और प्राइवेट अधिक देती है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा, आपने जीएस पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो आपको नौकरी सिर्फ सरकार ही दे सकती, प्राइवेट नहीं दे सकती। क्योंकि प्राइवेट में नौकरी के लिए हिस्ट्री की आवश्यकता क्या है भाई? आपकी इस योग्यता को प्राइवेट में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन आप अकाउंटेंसी पढ़ें, मर्केंटाइल लॉ पढ़ें, बिजनेस स्टडीज पढ़ें, ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता प्राइवेट कंपनियों को होती है। प्राइवेट कंपनियां सुरक्षित जरा कम होता है, लेकिन पैकेज गवर्नमेंट से ज्यादा मिलता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, शिथिलता नाम की कोई चीज नहीं होती। जबकि गवर्नमेंट जॉब में नौकरी मिल जाए, चलिए भगवान मिल गया, करना नहीं करना आपकी मर्जी, आपका वेतन नहीं रुकेगा। लेकिन इस प्रकार के कंसेप्ट प्राइवेट कंपनियों में नहीं होती। काम 8 घंटे का है, निश्चित टाइम का है, आपको एकदम कड़ी मेहनत करना होगा, आपको अपने परफॉर्मेंस को दिखाना होगा, ताकि आपको उस कंपनी में तरक्की मिल सके। तरक्की भी उसके काम पर ही निर्भर करता है। शिथिलता से तरक्की नहीं प्राप्त होती। हर आदमी चाहता है कि आज हम इस पद पर हैं, कल अगर ऊंचे पद पर चले जाएं तो जाने के लिए सब करना पड़ता है। तो जो कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है,
अभी जिसको हम कॉमर्स, आर्ट, साइंस कह रहे हैं, सरकार ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको कहना भी खत्म कर दिया। अब नया पॉलिसी चला 5+3+3+4। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वैसे सरकार ने जिस समय इस पॉलिसी को लाया तो इसे सन 2022 से मीन्स आफ्टर 1 ईयर इसे लागू करने की बात कही गई। इसमें जो अंतिम 4 ईयर है यह 9, 10, 11, 12। अब कोई भी पढ़ाई चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट तक क्यों ना हो जाए, रिसर्च क्यों ना कर ले, अब आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स के नाम से नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि अब कोई स्ट्रीम नहीं होगा, नो स्ट्रीम। सभी स्ट्रीम को मिक्स कर दिया गया। अर्थात आप 11th को अभी पढ़ते हैं तो कोई विद्यार्थी साइंस में चला जाता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है। अब ऐसी कोई बात नहीं, एक विद्यार्थी आर्ट्स से 2 सब्जेक्ट ले ले, साइंस से 1 सब्जेक्ट ले ले और कॉमर्स से 1 सब्जेक्ट ले ले। अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसका बंटवारा, इसका निर्धारण आप पर छोड़ दिया गया। क्या आप अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, साथ में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, साथ में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। अर्थात अब किसी भी विषय का चुनाव करने में आर्ट, साइंस, कॉमर्स की कोई बात नहीं रह गई। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है। अब यह अलग बात है लागू कब होता है। जब तक लागू नहीं होता तब तक 10+2 मीन्स इस 10+2 में स्पेशलाइजेशन इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कॉमर्स कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा अभी के समय, लेकिन कल सब पढ़ेगा। हम आर्ट्स के विषय, साइंस के विषय, कॉमर्स के विषय पढ़ सकते हैं। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मापदंड है। हम हायर एजुकेशन में बात किए, बाकी 5+3 बिलो द क्लास ऑफ 9th का बंटवारा है, जिसे हमें समझाने की जरूरत नहीं, समझाने का तो समझा ही सकते हैं। तो 1 साल और बचा है, +2 कीजिए, अन्यथा अगले साल से आप सिर्फ कहलाएंगे 11th, 12th मीन्स 4 इयर्स। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब भी नहीं कहलाइएगा ICOM, BCom, ISc, BSc, IE, BE, तब भी कहा जाएगा। डिग्री को 3 साल और 4 साल में बांटा गया। पहला साल के डिग्री को कहता है सर्टिफिकेट, मीन्स आपको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। दूसरा साल अगर करते हैं तो मिलेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तीसरा साल करते हैं तो मिलेगा ग्रेजुएशन डिग्री, और चौथा साल अगर करते हैं तो मिलेगा ग्रेजुएशन रिसर्च। अब इसके बाद आइए पीजी। पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने ग्रेजुएशन 4 वर्ष का किया तो पोस्ट ग्रेजुएट आपके लिए 1 वर्ष का होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री तक ही छोड़ दिया तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी फाइन, बहुत अच्छा है, बशर्ते कि सरकार इसको ईमानदारी पूर्वक लागू कर दे। चलिए, जब तक लागू नहीं हुआ थोड़ा आपको भी समझना है आने वाले समय में क्या एजुकेशन में परिवर्तित। ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज, किसी भी बड़े आकार के व्यापार को करने के लिए हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। ये हजारों लोगों की आपूर्ति हम कैसे करते हैं? लोगों की सेवाओं को खरीद कर, चाहे वह निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे अफसर क्लास हो, चाहे लेबर क्लास हो, मजदूर वर्ग हो, हर प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। स्वीपर भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मैनेजर से ही काम चलेगा। ये सब सेवाएं खरीदते हैं, और सेवाओं को खरीदने के बदले में क्या देते हैं? स्वाभाविक रूप से मनी मेजरमेंट। कॉमोडिटीज, वस्तु बेचते हैं, खरीदते हैं, यहीं पर उत्पत्ति होती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अर्थात कोई भी चीज जिसे बेचा और खरीदा जा सके, और यह बेचा और खरीदा तभी जा सकता है जब उसमें मुद्रा का मूल्यांकन हो। अर्थात कोई भी वस्तु
अथवा चीज का मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है, तो यही एक कंसेप्ट बन जाता है जिसको कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट हमने कहा था कि कंसेप्ट उस स्थान पर बताएंगे जिस स्थान पर इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसकी उत्पत्ति को हमने पूर्ण रूपेण समझ गए, इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब समझ गए। एक होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये कोई बड़का चीज थोड़े है। खाता हमेशा वर्ष के लिए बनाया जाता है, एक वर्ष के लिए बनाया जाता है, वो या तो 31 दिसंबर का होता है या 31 मार्च को होता है, पुनः अगले वर्ष में प्रवेश कर जाते हैं। मीन्स यह अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहलाता है कि कोई भी व्यापारिक वर्ग का खाता हमेशा वर्ष के अंत में एक बार बनाया जाता है। दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट आपने समझ गया। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की उत्पत्ति कहां हुई थी, वहां समझा दिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की उत्पत्ति कहां हुई, अभी तुरंत समझा दिए। और तीसरा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, आगे चलकर ये भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इतना तो समझ ही गए होंगे कि वो व्यापार में एक वार्षिक खाता बनाया जाता है, एनुअल अकाउंट। अर्थात यह एनुअल अकाउंट हमेशा या तो 31 दिसंबर का होता है या 31 मार्च का होता है। यही कारण है इसको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या ट्रेडिंग पीरियड कंसेप्ट भी कहते हैं। तो ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज को समझिए, हम किस किस प्रकार की सेवाओं को लेते हैं। नंबर 1, लिविंग थिंग सर्विसेज। हर बच्चा इसको जानता होगा कि लिविंग थिंग किसको कहते हैं, अर्थात जो सजीव है। यहां पर लिविंग थिंग का मतलब क्या है, हमको ऑफिसर भी चाहिए और मजदूर भी चाहिए, स्वीपर भी चाहिए, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, सुबह सुबह ऑफिस खोलकर चमकाने वाला, हर एक की जिम्मेवारी और ड्यूटी बड़ी होती है। इन सभी प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति हम प्राय उनकी सेवाओं को खरीद कर करते हैं, और खरीदने के बदले में हमें क्या देना पड़ता है, पारिश्रमिक, रेमुनरेशन। सबको रेमुनरेशन ही देते हैं, लेकिन देखिए भेदभाव यहां भी करते हैं। आप सबको जो रेमुनरेशन देते हैं कहते हैं लो भैया सैलरी, बहुत ही इज्जत के साथ दिया जाता है। लेकिन जब निचले वर्ग को दिया जाता है कहते हैं लो भाई पकड़ो अपना मजदूरी। तो सैलरी एंड वेजेस दोनों ही प्राय सेवाओं का ही बोध कराता है, क्योंकि दोनों ही हम व्यापार में खरीद कर लाते हैं, खरीदते हैं, इसके बदले में हमें मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। कोई चीज खरीदिएगा तो खर्च तो करना पड़ेगा ही, खर्च अर्थात एक्सपेंसेस। रूल्स में इस बात का जिक्र है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब समझिए, चाहे एक्सपेंसेस हो या लॉसेस, नाम ही किए जाते हैं, लेकिन अब सवाल है क्या दोनों में अंतर नहीं है? अंतर समझना होगा। केवल डेबिट कर देने से काम नहीं चलेगा, तब आप एक चार्टर अकाउंटेंट नहीं बन सकते। जब आप नौकरी खोजने चलते हैं तो आपको सीबीएसई में 99% मार्क्स अकाउंटेंसी में आया, लेकिन आपकी योग्यता तो 63% की भी नहीं। इसकी जांच कहां की जाती है? जहां आप नौकरी मांगने जाइएगा, वहां योग्यता की जांच की जाती है, मार्क्स बेसिस पर नौकरी नहीं दी जाती। मार्क्स बेसिस पर नौकरी आपको सरकार दे सकती है। प्राइवेट में जब तक आपकी योग्यता का पूर्ण रूपेण परीक्षण न कर लिया जाए, आपको उस पद के लिए योग्य नहीं समझा जाता है। तो अकाउंटेंसी पढ़े तो बहुत है, 99%। और सोचकर माता पिता तो इतना गर्व से बात करते हैं कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन जब हमारे सामने इंटरव्यूअर के सामने जो उसका इंटरव्यू लेगा, नौकरी देने से पहले एक टीम होती है जो प्राय इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू किस बात का? कि आपने जिस विषय का अध्ययन किया है, क्या विषय का ज्ञान भी है आपको,
या नकल से उतना 99% ले आए। ज्यादा नहीं, आपसे 10 क्वेश्चन और सवाल किए जाते हैं और उसी 10 क्वेश्चन और सवाल के जवाब अगर हम देने में संतुष्ट कर पाते हैं तो हमारी योग्यता 99% सिद्ध होती है। और 10 पूछे गए क्वेश्चन में 6 का उत्तर ही आपको मालूम नहीं, कहते हम तो भूगोल पढ़ के आए। बात समझ रहे हैं? इंटरव्यू में आपका निर्धारण हो जाता है एक्चुअल एबिलिटी, मीन्स आपकी वास्तविक योग्यता कितनी है। योग्यता की परख हो जाने के बाद ही प्राइवेट कंपनियां नौकरियां देती है, इसके बाद भी आपको ट्रेनिंग देगी, आपकी योग्यता का और डेवलपमेंट करेगी ताकि कंपनी आपकी सेवाओं का पूरा पूरा व्यापारिक लाभ उठा सके। तो अब आइए समझिए एक्सपेंसेस कहते किसे हैं, लॉसेस कहते किसे हैं। ये एक्सपेंसेस, ये लॉसेस। ये दोनों का बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है और उस सूक्ष्म अंतर को समझना होगा। खर्च किसे कहते हैं? खर्च करने से प्राप्ति होती है लेकिन उसमें बिक्री का गुण नहीं होता है। अर्थात हम किसी की सेवा को खरीद तो सकते हैं लेकिन उसी रूप में हम किसी को बेच नहीं सकते। तो जब तक खर्च का मतलब क्या होता है? हमेशा खर्च पैसा जाने का बोध कराता है। कहीं पर भी, चाहे आप रियल कमोडिटीज खरीदते हैं तब भी खर्च, नॉमिनल कमोडिटीज खरीदते हैं तब भी खर्च, माल बेचने के लिए माल खरीदते हैं तब भी खर्च। तो खर्च अनेक प्रकार, मुख्यतः 2 प्रकार के। एक ऐसा खर्च है जिसमें बिक्री का गुण है और एक ऐसा खर्च है जिसमें बिक्री का गुण नहीं। मीन्स खर्च, पैसा तो वहां भी जा रहा, यहां भी जा रहा, लेकिन प्राप्ति में अंतर है। वहां जो प्राप्त हुआ उसमें बिक्री का गुण अवेलेबल है, लेकिन यहां जो प्राप्त कर रहे हैं खर्च के द्वारा उसमें बिक्री का गुण अवेलेबल नहीं। जैसे मैंने आपकी सेवाओं को 50,000 रुपया प्रति माह पर खरीदा, हर माह आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन यह आप 50,000 के बराबर की सेवा जो हमने आपसे व्यापार में लिया, उस 50,000 की सेवा को उसी रूप में अन्य किसी दूसरे को नहीं बेच सकते। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। मीन्स खर्च करने से प्राप्ति होती है परंतु उसमें बिक्री का गुण नहीं होता है। लॉसेस, यहां भी खर्च, यहां भी रुपया जाता है लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। दैट इज ए काइंड ऑफ लॉस। यहां रुपया जाने के एवज में प्राप्ति होती है लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकता है। वहां भी रुपया जाता है लेकिन जो प्राप्त है उसे बिक्री का गुण ही नहीं, प्राप्ति ही नहीं कुछ होती है। तो बच्चों, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर यहीं से हम आपको आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।